आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अंकित और आप जुड़ चुके हैं टॉपर्स लेन के साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो आपको बताएगा कि किस तरीके से अभी 30 वर्षों में जिस समस्या का समाधान नहीं हो पाया, वो अभी आपको उस समस्या का समाधान देखने को मिलता है। दरअसल में जो विकसित देश हैं उन्होंने विकासशील देशों के लिए 30 वर्षों से चली आ रही मांग को मंजूर कर लिया है। यहाँ पर देखो, यूएन ने सीधे सीधे कहा गया है, जो यूएन की ऐसी कौन सी मीटिंग है वो भी आपको बताएंगे, जो सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27वीं का जो आयोजन किया जा रहा है अभी इजिप्ट अल शेख, जिसको मिस्र के शर्म अल शेख नामक शहर में जिसका आयोजन किया जा रहा है, उसमें एक जो निर्णय लिया गया है बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय है। कहता है कि इन ए फर्स्ट रीच कंट्रीज एग्री टू पे फॉर क्लाइमेट डैमेज एंड इन पुअर नेशंस। मतलब कहने का ये है कि जो गरीब देश हैं, जिनका कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, जो क्लाइमेट में बदलाव आए हैं, तो भैया तुम जाओ, ठीक है, बाद में मिलना, तुम्हारे चक्कर में डिस्टर्ब हो रहा है। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अंकित और आप जुड़ चुके हैं टॉपर्स लेन के साथ एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करने के लिए जो बताएगा कि अभी जिन देशों ने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया, जिन देशों ने, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के क्रम में जो अभी आप देख रहे हो मौसम की पैटर्न में चेंजेस आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, बहुत सारी समस्याएं इन्वायरमेंट को लेकर हो रही हैं। उन देशों के द्वारा जो कार्य किए गए थे, उनके द्वारा जिस तरीके से जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग किया गया था, वो मानव को उस कगार पे ले आया था जहां पर मानव के द्वारा अगर कोई कदम नहीं उठाया जाता उस दिशा में सकारात्मकता की दृष्टि से, तो वो कहीं ना कहीं मानव के लिए विनाश का कारण बन जाता। ऐसे में था क्या कि कुछ प्रतिबंध लगाए गए देशों पर, क्योंकि इन्वायरमेंट एक चीज ऐसी है, आप ये नहीं कह सकते हो कि इन्वायरमेंट में हवा दूषित की है चाइना ने, हवा दूषित करने का कार्य किया है अमेरिका ने, तो उसके लिए जो प्रतिबंध हैं वो सिर्फ अमेरिका पर ही लगने चाहिए। क्योंकि इन्वायरमेंट में आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर अमेरिका ने अपने यहाँ जो जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग किया है, अमेरिका की जो हवा है वो दूषित हुई है, तो वो हवा अमेरिका से निकलकर उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में नहीं पहुंचेगी या दूसरी देश में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हवाएं होती हैं, जो नदी होते हैं, जो नाले होते हैं, ये सीमाएं नहीं जानते। जब ये सीमाएं नहीं जानते तो इससे संबंधित कोई भी वार्ता होगी तो वो सीमा से रहित होती है, उसमें कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की जाती है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए आप सोचो कि हवा अगर चाइना ने दूषित की है तो वो आगे बढ़ने से इनकार कर देगी कि नहीं, आगे तो इंडिया का पार्ट पड़ रहा है, हम भारत में प्रवेश नहीं कर सकते। तो हवा ऐसा नहीं सोचती है, वो दूषित है तो विश्व के प्रत्येक देश को दूषित करने का ही कार्य करेगी अगर उसको नहीं रोका गया तो उसको रोकने के क्रम में बहुत सारे देश एक साथ एकजुट होने का कार्य करेंगे, सीधी सी बात है। तो हुआ क्या था कि जिस समय पृथ्वी बर्बाद हो रही थी, बर्बाद भी कुछ इस कदर हो रही थी कि बहुत सारे, जो आप देखते हो ग्लेशियर थे, वो ग्लेशियर पिघल रहे थे। ग्लेशियर पिघलने के क्रम में था क्या कि जो नदियों का जलस्तर था वो बढ़ता जा रहा था। नदियों के जलस्तर के बढ़ने से बहुत सारे द्वीपों के डूबने की आशंका बनी हुई थी, और जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पीने वाले पानी की मात्रा में भी कमी आएगी। आप देखो 1970 से लेके 2018 तक लगभग 69% ये जो जंगली पशु हैं उनकी दर में कमी आई है, ठीक है ना। आप देखते हो असमय जो मौसम का परिवर्तन होता है, अभी देखो पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ बाढ़ आई हुई है, तो अफ्रीका के देशों में सूखा पड़ा हुआ है, यूरोप के देशों में सूखा पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ इंडिया में देखो तो जो हीट वेव है उसके कारण फसलें बर्बाद हो रही हैं। तो ये जो इतनी सारी इन्वायरमेंट ने समस्याएं क्रिएट कर दी हैं, जितना मानव के द्वारा जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है, मानव के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का प्रयोग किया जा रहा है, उन्होंने इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से गर्म कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि वो ग्लोबल वार्मिंग जिसने पृथ्वी को पूरी तरीके से गर्म कर दिया है, पूरी तरीके से हीट कर रखा है, उससे समस्याएं ये पैदा होती हैं कि अब मौसम के प्रत्येक पैटर्न में बदलाव आ रहा है। आप देखो बारिश होनी चाहिए थी जुलाई में, जून में, हुई कब है?
अक्टूबर के महीने में हुई, सितंबर के महीने में हुई। लेकिन ये जो बदलाव है ये सीधा सीधा किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये तुम्हारे जलवायु परिवर्तन को ही प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसे में 1990 के समय तक आते आते बहुत ही स्थिति खराब हो चुकी थी। ग्लेशियरों ने नदियों के पानी को बढ़ा रखा था, जो जीवाश्म ईंधनों का इतनी बुरी तरीके से प्रयोग किया जा रहा था कि पृथ्वी बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पे थी। तो विश्व के देशों ने सोचा कि क्यों ना पृथ्वी को संरक्षित किया जाए, इसको किसी तरीके से बचाया जाए। तो बचाने के लिए पहली बार विश्व के अत्यधिक देशों ने, एक ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरिया, उस रियो डी जेनेरिया में 1992 में एक समिति का आयोजन किया था। कुल 192 देश इकट्ठे हुए और इन 192 देशों ने ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरिया में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे हम रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इस रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन में कुछ प्रतिबंध लगाए गए। वो प्रतिबंध ऐसे थे कि किस देश को किस मात्रा में जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करना है, बाकी पृथ्वी को संरक्षित करना है, इसीलिए इसका नाम रखा गया था पृथ्वी सम्मेलन। तो 1992 की घटना थी। 1992 में हमने इस पर सजगता से सोचना शुरू किया है। अब 1992 के बाद हुआ क्या कि इसी समय आप देखते हो UNFCCC नामक संस्था, FCCC नामक संस्था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज नामक एक संस्था का अस्तित्व में आना। इसके बाद इसी संस्था ने UNFCCC के माध्यम से जो यहाँ पर प्रतिबंध लगाए गए थे, उन प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किया जाता है। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन 1995 में पहली बार किया गया था। उसके बाद से लगभग प्रत्येक वर्ष इन पार्टियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि अभी COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि मिस्र के शहर शर्म अल शेख इजिप्ट में आयोजन किया जा रहा है। उसमें एक बड़ी बात निकल के आई है। वो बड़ी बात यह है कि 2009 में विकसित देशों ने एक वादा किया था। वादा ये किया था कि हमने जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है, अगर बात करते हो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने की, तो वो विकसित देश ही करते हैं, क्योंकि विकासशील देशों के पास या जो अभी उस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं, तो वो उस अवस्था में ना तो उनके पास संसाधन है, ना ही उनके पास उतनी बड़ी फैक्ट्री प्रणाली है। तो ऐसे में वो देश जो हैं इन्वायरमेंट को उतनी बुरी तरीके से दूषित नहीं कर सकते हैं जितना कि विकसित देश कर सकते हैं। ऐसे में विकसित देशों ने 2009 में ये वादा किया कि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि जो अल्प विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जिन्होंने इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया है, उनके लिए कुछ फंड की व्यवस्था की जाए। ये बात कही गई थी 2009 में। और फंड कितना था? 100 बिलियन का। 100 बिलियन प्रत्येक वर्ष फंड देना था। लेकिन आज इतने लंबे समय के बाद भी उस पर कोई कार्य नहीं किया जा सका। तो अभी है क्या, 30 वर्षों से चला आ रहा ऐसा आप कह सकते हो कि प्रयास, ऐसा समझौता जो कि UN में बैठ के किया गया था, जिसमें ये वादे किए गए थे कि हम गरीब देशों के लिए 100 बिलियन का धन देंगे, जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे बेहतर तरीके से निपटा जाए। क्योंकि जीवाश्म ईंधनों का जो कमी है वो विकसित देश करेंगे, विकासशील देशों का कोई दोष नहीं है। अगर वो इस तरीके से इन प्रतिबंधों को अपने ऊपर बर्दाश्त करेंगे, तो वो तो विकास उस अवस्था से निकलकर जिसे आप विकसित की श्रेणी में रखते हो, वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो विकसित देश हैं उनके द्वारा कहा गया कि हम कुछ न कुछ आर्थिक सहायता देते हैं। तो अभी इसी पर एक नई खबर के निकल के आ रही है। वो खबर ये है कि इन ए फर्स्ट रीच्ड कंट्री एग्रीड टू पे फॉर क्लाइमेट डैमेज इन पुअर नेशंस। मतलब ये 30 साल बाद एक बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है कि अब 30 साल बाद जो विकसित देश हैं वो गरीब देशों को, जो गरीब देश हैं उनको कुछ ना कुछ धन प्रदान करेंगे। वो धन की बात कितनी थी? 100 बिलियन की होगी। अब इसे जो अभी नाम दिया गया है वो लॉस एंड डैमेज फंड के नाम से अभी इसको एग्री किया गया है। ये समझौता जो है अब कुल मिला के 30 वर्षों बाद अस्तित्व में आया है। काफ़ी लंबे समय से जिसकी मांग चल रही थी। अभी जो इजिप्ट मीन्स शर्म अल शेख में जो COP 27 का आयोजन किया जा रहा है, उसी में अंतिम समय में रविवार को इसकी बैठक का समापन किया गया। इसी दौरान इस महत्वपूर्ण निर्णय पर फैसला निकला है। अब हालांकि
निर्णय ले लिया गया। कहा गया कि जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को, जो अल्प विकसित देश हैं उनके आर्थिक उत्थान के लिए, वहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित समस्याएं आ रही हैं उनके लिए हम प्रत्येक जो विकसित देश है वो कुछ न कुछ मात्रा में एक एक निश्चित राशि उन देशों को दी जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि कौन देगा प्लस किसको दिया जाएगा, आधार क्या होगा। बताया गया कि 24 सदस्यीय मीन्स 24 देशों की एक समिति का आयोजन किया जाएगा जो ये निर्धारित करेगी कि बेस क्या होगा, किस बेस पर किस देश को कितना पैसा दिया जाएगा, प्लस कौन सा देश होगा जो पैसा देगा। इसमें अगर आप देखो तो पाकिस्तान को भी लाभ हो रहा है, वहाँ पे जो बाढ़ आई हुई है उसका लाभ वहाँ को उसको मिल रहा है क्योंकि वहाँ को बहुत सारा पैसा देश देने के लिए तैयार हुए हैं। इसके अलावा चाइना के संदर्भ में बात की जाती है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अमेरिका कहता है कि चाइना को पैसा नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? अब चाइना के ऊपर बात यह है कि लेने वालों में है या देने वालों में है। क्यों? क्योंकि चाइना अगर जीडीपी की दृष्टि से देखते हो तो विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना की। वहीं पर कैपिटा इनकम में अगर आप दिखाने का प्रयास करते हो तो चाइना सबसे पीछे खड़ा हुआ दिखाने का प्रयास करता है अपने आप को। तो ऐसे में चीन के संदर्भ में ये समस्या बनी हुई है कि चीन देने वालों की लाइन में खड़ा होगा कि लेने वाले की लाइन में खड़ा होगा। कुल मिला के अभी जो इजिप्ट में जो बैठक हुई है उसमें इस महत्वपूर्ण फैसले पर निर्णय आया है। अब ये हमने बताया COP 20 जो 192 देश थे उनका पहली बैठक 1995 बर्लिन में हुई थी। वही संयुक्त राष्ट्र की जलवायु के मुद्दे पर 27वीं बैठक का भी आयोजन किया गया है जिसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय पर फैसला आया है, पहली बात। इसके अलावा देखो जो स्थिति में बदलाव आया था 1990 के पहले की बात में, तो वो स्थिति में बदलाव जिसके क्रम में बहुत सारे देश चिंतित हुए और उनको लगा कि हाँ अब कुछ ऐसा करना चाहिए। ऐसा करने का मतलब अगर ये पृथ्वी बर्बाद हो रही है, जल स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पीने वाले पानी की कमी आ रही है, सूखा बढ़ रहा है, कहीं बाढ़ पड़ रही है, कहीं जंगलों में आगे लग रही हैं, तो इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग में कमी लानी है, अगर हमें जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको सीमित करना है, पृथ्वी को बचाना है, तो उसके लिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। और हम सब तैयार हुए थे 1992 में पृथ्वी या रियो सम्मेलन के नाम से एकत्र हुए थे जहां पर कुल 192 देशों ने अपना समर्थन किया था। उसके बाद से ही COP 1995 से COP आप कह सकते हो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से 1995 से लेके अभी 2022 तक आयोजन किया जा रहा है। बीच में कोरोना काल में गैप हुआ, परंतु फिर भी अभी ये 27वां आयोजन है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय निकल के आया। आप देखो 2009 का वादा अधूरा। 2009 में अमीर देशों ने 2009 में वादा किया था कि वो क्लाइमेट चेंज से नुकसान का हर्जाना देंगे। मतलब कहने का जो अमीर देश हैं, जो विकसित अवस्था में पहुंच गए हैं, उनके द्वारा ये वादे किए गए थे कि जो उन्होंने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है, जो जलवायु परिवर्तन को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, वो इसके तहत 2020 तक विकसित देश जो कि विकासशील और गरीब देशों को हर साल $100 बिलियन मदद देंगे। ये बात इन्होंने 2009 में कही थी, लेकिन इसका निस्तारण नहीं हो पाया था। अभी एक बार फिर से इस निर्णय पे महत्वपूर्ण निर्णय निकल के आया है कि यहाँ पर इनको 100 बिलियन की बात नहीं की गई है, लेकिन हाँ जो विकसित देश हैं कहीं ना कहीं वो विकासशील देशों को इसके हर्जाना के रूप में कुछ न कुछ देंगे। अमीर देशों के अंतर सरकारी निकाय आर्थिक सहयोग व विकास संगठन के आंकड़ों के अनुसार विकसित देश विकासशील देशों की मदद के लिए वादे के मुताबिक किसी भी साल $100 अरब का फंड नहीं जुटा सके हैं। अभी तक तो कभी नहीं जुटा सके हैं, लेकिन अभी ये बात संभव हो गई है। संभव भी क्यों हो गई है? क्योंकि बहुत से विकसित देश हैं इस मामले पर टाल मटोल कर रहे थे, इस मामले को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। आपको पता है कि जब मीटिंग का समापन होना था रविवार के दिन पर, उसी रविवार के दिन भारत ने इस मुद्दे को लीड किया, आगे लेके चला। साथ में ब्राज़ील ने पीछे से हामिकारी भरी। जब भारत आगे चलता है पीछे से ब्राज़ील भी आता है, तो अफ्रीका के बहुत से देश, लैटिन अमेरिका के बहुत से देश भी उसका समर्थन करते हैं कि नहीं, अगर इस मुद्दे पर जो ये फंड की बात की जा रही थी, जो अल्प विकसित देशों के लिए विकसित देशों के द्वारा फंड की मांग की जा रही थी, अगर वह यहाँ पे पास नहीं होता है तो इस मीटिंग का कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलने वाला है। इस मीटिंग का कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए
इसलिए यहाँ पर इसके संदर्भ में कोई न कोई निर्णय निकलना चाहिए। फाइनली हुआ क्या कि भारत जिस जिस चीज़ को लीड कर रहा था उसमें सफलता मिली। अंततः सभी देश तैयार हुए कि नहीं, अब जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों के लिए कुछ न कुछ आर्थिक मदद देंगे। लेकिन ये आर्थिक मदद कितनी होगी, किस मात्रा में दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, उसके लिए आपको पता है इसमें दिया गया है कि 24 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक आयोग का गठन किया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी। वह कमेटी ही यह निर्धारित करेगी कि वेश क्या होना, क्या होगा देने का प्लस लेने का, किस आधार पे कौन सा देश देगा प्लस कितना देगा, किसको देगा, कौन लेगा प्लस कितना लेगा। ये 24 सदस्यीय एक कमेटी का आयोजन किया जाएगा। वही सारे तथ्यों को निर्धारित करेगा। उसके बाद से ही 1 साल तक, कुल मिला के पूरे 1 साल तक इस पर बहस होगी। उसके बाद से इस चीज़ को लागू किया जाएगा और जो धन है उसका वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। चीन के संदर्भ में सबसे बड़ी समस्या यही बनी हुई है कि चीन देखा जाए तो विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है जीडीपी की दृष्टि से, लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम की बात करते हो तो वो आप अपने आप को पीछे खड़ा हुआ प्रदर्शित करता है। ऐसे में अमेरिका कहता है कि चीन देने वालों में है कि लेने वालों में है। अत्यधिक देशों का यही मानना है कि चीन को देना नहीं बल्कि लेना चाहिए। क्या होता है आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।